नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 5 में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टाइम की, खासकर फोर्थ डायमेंशन की, और देखने की कोशिश करेंगे कि टाइम कैसे फोर्थ डायमेंशन है, जबकि टाइम स्पेस से कितना अलग है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि टॉपिक को ईजी बनाने के चक्कर में ऊपर की बातें सबने बता दी हैं। अंदर की बात क्या है, अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो मैथमेटिक्स आ जाती है और फिर बोर हो जाएंगे, महत्व नहीं समझ में आता है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको मैथमेटिक्स भी बताऊंगा और उसका महत्व भी बताऊंगा। बस आपको क्या करना है कि आपको भूल जाना है कि आप 65 साल के हैं कि 18 साल के हैं, आप कोई हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, या फिर आपने कॉमर्स साइड ली थी या आर्ट साइड ली थी, वो सब भूल जाइए। ये हमारे ब्रह्मांड की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मेरा फर्ज है कि आपको मैं समझाऊं कि किस तरह से समय हमारी दुनिया में फोर्थ डायमेंशन की तरह काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर हमारी वीडियोस आपको मिल जाए। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूटन और आइंस्टाइन के पहले स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया का तमाशा उनके बस मध्य हो रहा है, वो उस तमाशे में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कैनवस है, उस पर आप चित्रकारी करते हो, तो कैनवस बस है, एक बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत है, लेकिन वो चित्र में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से न्यूटन और आइंस्टाइन के पहले स्पेस और टाइम की धारणा थी। लेकिन जब न्यूटन का जन्म हुआ, फिर न्यूटन बड़े हुए और इस पर स्टडी करना शुरू किए विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में, तो ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने एप्पल ही देखा, उन्होंने और भी चीज़ों पे मनन किया, अध्ययन किया। तो जैसे एक कंडीशन आप ये वाली लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेन में बैठे होते हैं और हमारे बाजू वाली ट्रेन छूटती है और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन छूट गई है, और फिर हड़बड़ाहट में हम क्या करते हैं, हम बाहर खिड़की के देखते हैं और देखते हैं कि धरती जो है वो अभी हमारे साथ स्थिर है। इसका मतलब बाजू वाली ट्रेन छूटी है। तो ये जो हम देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। इसी से न्यूटन ने क्या किया, इसी साइंस से न्यूटन ने प्रूव किया कि जो स्पेस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट ना होने का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए एक लड़का है जो प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है धरती के साथ, तो वहाँ पे अगर वो एक गेंद से खेल रहा हो, एक गेंद को वो उछाल रहा हो अपने पैर के, मतलब अपने आगे पटक रहा हो, हाथ में ले रहा हो, पटक रहा हो, तो वो लड़का जो है उस पर न्यूटन की फिजिक्स जो लॉज हैं वो लगेंगे। लेकिन सेम लड़का एक ट्रेन पे आ जाए जो 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही हो, और वो लड़का सेम गेंद को उछाले पटके वहीं पे अपने पैर के पास, तो वहाँ पे भी न्यूटन की फिजिक्स लग रही है। और न्यूटन का ये दिमाग यहाँ पे ख़राब होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि अगर ट्रेन की खिड़कियाँ बंद कर दी जाएँ और ऐसा फील ही ना हो कि ट्रेन चल रही है, मतलब वाइब्रेशन वगैरह, आवाज़ वगैरह हटा दी जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन चल भी रही है। तो यहाँ से रिलेटिविटी को लेकर बातें होना शुरू हो गई। अब न्यूटन ने ये देखा कि ट्रेन के अंदर अगर कोई लड़का गेंद से खेल रहा है तो उसकी गेंद तो उसके पैर के पास गिर रही है। अगर वो दुनिया से विरक्त हो जाए, उसको पता ही ना हो, तो उसके लिए तो गेंद उसी के आसपास गिर रही है। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो देख रहा है उस लड़के को, तो उसके लिए गेंद हर थोड़े समय बाद 30-40 मीटर दूर गिर रही है, क्योंकि अभी लड़के ने छोड़ा, ट्रेन आगे बढ़ गई, फिर उसके बाद वो गेंद गिरी, तो उसके बीच डिस्टेंस आ गई। तो इसका मतलब ये था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज करेंगे तो इवेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब पोजीशन फिक्स नहीं है किसी भी इवेंट की, इसीलिए बोलते हैं कि स्थान पर जो भी इवेंट हो रहा है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए एब्सोल्यूट पोजीशन की जो धारणा थी वो तहस नहस हो गई, और न्यूटन ने स्पेस और टाइम में जो दोनों की एब्सोल्यूट होने की एक धारणा बनी हुई थी, उसमें से एक की, स्पेस की जो धारणा है, वो खत्म कर दी। अब न्यूटन का मन तो नहीं था कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट ना हो, वो ये चाहते थे कि ये एब्सोल्यूट बने रहे, क्योंकि उनकी जो भगवान को लेकर धारणा थी वो ऐसी थी कि भगवान स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट बना के ही रखा है। लेकिन उनकी एक मान्यता टूटी कि स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, इवेंट्स जो है अलग अलग जगह से अगर देखे जाए तो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, एक जगह पे नहीं हो रहे हैं। तो न्यूटन चलो इसको मान लिया कि चलिए स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन न्यूटन अभी भी मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, टाइम नहीं बदल सकता। जितनी देर में गेंद जमीन पे पटक के हाथ में आ रही है, मान लीजिए 2 सेकंड में या 1 सेकंड में, वो चाहे ट्रेन के अंदर हो, चाहे वो लड़का प्लेटफॉर्म पे आके खेले, उतना ही समय लगेगा। अगर उसी मतलब उसी फोर्स से, उसी से भेज रहा है, पटक रहा है, हाथ पे आ रही है, तो जितना समय उसको ट्रेन के अंदर लग रहा है उतना ही समय ट्रेन के बाहर लगेगा, प्लेटफॉर्म पे लगेगा। मतलब न्यूटन ये मानते थे कि भले स्पेस एब्सोल्यूट ना हो, लेकिन टाइम रहेगा। किसी भी इवेंट में जो लगा हुआ टाइम है वो किसी भी रेफरेंस से देखा जाए, चाहे ट्रेन में खड़े होकर देखा जाए, चाहे जमीन पे देखा जाए, चाहे हम चांद पे चले जाएं, टाइम फिक्स रहेगा किसी भी इवेंट का। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी स्टडी की तो उन्होंने बताया कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब टाइम भी, किसी भी इवेंट में जो लगा हुआ टाइम है वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज हो जाता है। आइए उसको समझ लेते हैं।
दोस्तों आइंस्टाइन के पैदा होते होते बहुत ढेर सारी चीज़ों पे काम हो चुका था और ये एक जनरल थ्योरी बन गई थी, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल बन गया था साइंस में कि अगर कोई फिजिक्स का लॉ है या साइंस का लॉ है तो उसको हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पे भी, चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ट्रेन के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो लॉ बनेगा। तो ये सब लोग मान चुके थे साइंस में कि अगर कोई लॉ है तो उसको हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छा होना चाहिए, अपनी मतलब रिपीटेटिव होना चाहिए, हर एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन जब आइंस्टाइन पैदा हुए और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जो हो रहा है वो प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, वहाँ न्यूटन की फिजिक्स लग रही है, ट्रेन के अंदर जो हो रहा है ट्रेन के अंदर हो रहा है, वहाँ न्यूटन की फिजिक्स लग रही है। लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाऊँ और ट्रेन के अंदर झाँकूँ और प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन के अंदर की फिजिक्स को समझूँ तो किस किस कंडीशन में वो फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स रहेगी और कहाँ नहीं रहेगी। तो वो ये समझना चाहते थे। उनको लग रहा था कि चलो अपनी अपनी जगह पे तो सब कुछ सही है, लेकिन हम एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके और फिर फिजिक्स को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा। और इसकी स्टडी वो करना शुरू किए। करते करते उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं, चाहे ट्रेन के अंदर चाहे प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी जगह पे अगर हम फिजिक्स लगा रहे हैं, और उसमें उन्होंने ये पाया कि अगर वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं उनके बीच में जो मूवमेंट है वो अगर कांस्टेंट है, मतलब उनकी जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से या तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हो या तो जा रहे हो, वो कांस्टेंट है, वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं है कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही हो, कांस्टेंट है, तो फिर न्यूटन के फिजिक्स के नियम अच्छे से लग जाते हैं। ये आइंस्टीन ने बताया। फिर आइंस्टीन ने इसको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बोला। अभी स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी नहीं आई है, अभी इसको बेसिक बोला है। लेकिन इसको बोलने के बाद उनका मतलब ये था कि जैसे अगर ट्रेन मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और उसमें एक आदमी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे चलने लगा ट्रेन के अंदर, तो मैं उसको अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। 5 तो नहीं मिलेगी क्योंकि 100 से तो ट्रेन चल रही है, तो 105 मिलेगी, क्योंकि 100 से ट्रेन जा रही है, 5 से वो खुद चल रहा है, तो टोटल जुड़ जाएगी मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जाएगा। और सिंपल मतलब एडिशन लग गया, न्यूटन की फिजिक्स लग जा रही है। लेकिन अभी इसमें इनको एक गड़बड़ दिखने लगी। और गड़बड़ क्यों दिखने लगी? क्योंकि इनके पहले मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत काम कर चुके थे और उन्होंने डिराइव किया था प्रकाश की चाल को। जब उन्होंने प्रकाश की चाल को डिराइव किया था, प्रकाश की स्पीड को, खासकर वैक्यूम में जहाँ पर कुछ नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम में, तो उनको प्रकाश की चाल कांस्टेंट मिली, एक कांस्टेंट वैल्यू मिली जो किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। अब प्रकाश की चाल वैक्यूम में कांस्टेंट है, ये एक प्रिंसिपल बन गया। ये मतलब मैक्सवेल को डाउट था कि ये प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो उनके डेरिवेशन थे वो वाकई में बहुत सुदृढ़ थे। तो ये माना जाने लगा कि अब प्रकाश की चाल स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी। तो एक ये भी प्रिंसिपल बन गया। अब दो प्रिंसिपल हो गए आइंस्टाइन के पास, एक रिलेटिविटी का कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कॉन्स्टेंटली अगर एक दूसरे से उनके बीच मोशन है तो फिजिक्स के लॉज लगेंगे न्यूटन वाले, और दूसरा एक ये प्रिंसिपल आ गया कि प्रकाश की चाल जो है वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी। अब दिक्कत क्या हुई कि ये दोनों साथ में बैठे नहीं। दोनों प्रिंसिपल हैं, साइंस के प्रिंसिपल हैं। अगर प्रिंसिपल है तो इनको हर जगह सही होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मतलब एक साइंटिफिक एक सोच है, एक प्रिंसिपल है कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी लॉ है, उसको सही होना पड़ेगा। लेकिन आइंस्टीन के लिए ये बहुत दिक्कत का मामला बन गया, क्योंकि ये दोनों साथ में सही बैठ नहीं रहे थे। क्यों नहीं सही बैठ रहे थे? क्योंकि मान लीजिए अगर एक आदमी जो ट्रेन में चल रहा था, ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, तो हमें 105 किलोमीटर प्रति घंटे की फाइनल उस आदमी की स्पीड मिल रही थी, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हमें दोनों का एडिशन मिल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए उस आदमी की जगह एक टॉर्च रखा हो ट्रेन के अंदर, और टॉर्च अगर आप जला दीजिए तो उससे प्रकाश निकलेगा, उसकी भी कुछ स्पीड होगी। वो मैक्सवेल ने निकाल के रखी थी और बोला था कि वो कांस्टेंट होगी वैक्यूम में। अभी हम लोग थ्योरी ले रहे हैं, इसलिए हमने माना है कि ट्रेन भी वैक्यूम में चल रही है, हर जगह वैक्यूम है, तो ये अजम्पशन लिया गया है। तो जो प्रकाश निकला है टॉर्च से, तो उसकी स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है। अब अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और उसमें प्रकाश सी चाल से चल रहा है फिक्स, तो हमें प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, जैसे आदमी वाले केस में क्या हुआ था, जुड़ गई थी स्पीड, तो इसमें भी जुड़ जानी चाहिए। तो प्रकाश की फाइनल स्पीड c+100 हो जानी चाहिए। लेकिन ये तो फिर वायलेशन हो गया, क्योंकि प्रकाश की चाल बढ़ नहीं सकती, सी से ज़्यादा हो नहीं सकती, और आइंस्टीन का दिमाग यहीं ख़राब हो गया। अब आइंस्टीन को समझ नहीं आ रहा है कि दोनों प्रिंसिपल हैं रिलेटिविटी का। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, ट्रेन जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिविटी का जो न्यूटन का जो नियम है लगना चाहिए। लेकिन प्रकाश में नहीं लग सकता, क्योंकि प्रकाश जो है वो कांस्टेंट स्पीड का, उसकी स्पीड वेरी नहीं कर सकती वैक्यूम में। तो दोनों प्रिंसिपल साथ में आ ही नहीं रहे हैं, और यहीं पे आइंस्टीन ने फिर आगे काम करना शुरू किया।
आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। आइंस्टाइन ने बोला चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। वहाँ पे चलिए, आप खड़े हो जाइए। सामने मान लीजिए एक पटरी है, रेल की पटरी है, और उस पर 2 पॉइंट आप ले लीजिए, एक ए और एक बी। और मान लीजिए कि एक लाइटनिंग होती है और दोनों पॉइंट पे एक ही समय पर वो लाइटनिंग गिरती है बहुत तेज़ी से। वहाँ पे प्रकाश की जो है बहुत तेज़ी से एक सोर्स उत्पन्न होता है, लाइटनिंग गिरती है। और मान लीजिए कि सेंटर पर एक आदमी खड़ा है, एकदम सेंटर पर। तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है, और चूँकि पटरी भी प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है, तो हमारा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, इसमें कुछ अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या है कि उस आदमी को जो बीच में खड़ा है, प्रकाश एक ही समय पर दिखेगा दोनों तरफ से आता हुआ। मतलब उसके पास जो है लाइटनिंग जो है एक ही समय पर उसको होते हुए दिखेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रकाश दोनों जगह गिरा है, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम में पहुंच जाएगा। लेकिन आइंस्टीन बोले कि अब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, अब वही आदमी अगर ट्रेन में बैठा हो, मान लीजिए एक ट्रेन निकलती है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटे से, सेम आदमी उस ट्रेन पे बैठा है और सेम जगह पे ही पहुंचता है जब उसके उस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सेम तरह की लाइटनिंग गिरती है, तब हम क्या देखेंगे? तो जब लाइटनिंग गिरती है वो उसी जगह पे था, सेंटर पे, लेकिन जब दोनों तरफ से प्रकाश चला तब प्रकाश पहुंचता उसके पास, उससे पहले ही वो क्या हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ट्रेन की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक तरफ से प्रकाश जल्दी आते हुए दिखेगा और दूसरी तरफ से प्रकाश धीमे। ये हमें लग रहा है क्योंकि हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम ट्रेन के अंदर की फिजिक्स देख रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, उसको एक तरफ से प्रकाश जल्दी आते हुए दिखना चाहिए, एक तरफ से धीमे, क्योंकि शिफ्ट हो गया है वो ट्रेन की स्पीड की वजह से, ये हमें लग रहा है। लेकिन होता क्या है, वो ट्रेन के अंदर है और ट्रेन के अंदर प्रकाश क्या है, जब लाइटनिंग होती है तो ट्रेन के अंदर प्रकाश सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको भी वो प्रकाश साइमल्टेनियसली ही दिखता है। तो दिक्कत क्या हुई कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब वो ज़मीन पर था तो ये इवेंट साइमल्टेनियस हुआ, उसको एक साथ दिखा। लेकिन जब वो ट्रेन में चला गया तो हमें ऐसा लगता है कि ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, उसकी एक साथ होने की संभावना बदल जा रही है, मतलब समय खिलवाड़ कर रहा है। जब हम उसको पटरी पर उस आदमी को देख रहे हैं तो वो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, उसके पास प्रकाश साथ में पहुंच रहा है। लेकिन जब हम उसको ट्रेन में बैठा हुआ देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रकाश उसके पास आगे से पहले पहुंच रहा है, पीछे से बाद में पहुंच रहा है। उसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश एकदम साइमल्टेनियसली आते हुए दिखेगा। तो ये अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो प्रकाश सही चल रहा है, लेकिन मैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ तो प्रकाश जो है मिसबिहेव करते हुए दिख रहा है। तो आइंस्टीन को फिर एक एहसास हो गया एक बात का कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश अपनी जो प्रिंसिपल है कांस्टेंट स्पीड का, वैक्यूम में, वो बना के रखता है। लेकिन जब हम उसको किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं तो हमें बहुत अजीब सी घटनाएं दिखने लगती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और उनको ये बात समझ में आ गई कि हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रकाश की कोई भी घटना देखेंगे तो उसमें फिर न्यूटन की फिजिक्स लगने नहीं वाली है, क्योंकि अगर न्यूटन की फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स लगानी है तब तो फिर प्रकाश जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको सेम टाइम में कवर करना पड़ेगा, जो कम डिस्टेंस में कवर कर रहा है उतने ही टाइम में, क्योंकि फिर तभी तो साइमल्टेनियसली पहुंचेगा ट्रेन वाले के पास। तो मतलब ज़्यादा दूरी भी सेम समय में तय करे और कम दूरी भी सेम समय में तय करे, तब मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में साइमल्टेनियसली जो चीज़ें हो रही हैं वो हो पाएंगी। अब मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये घटना सही हो, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स तो नहीं लग सकती। इसका मतलब यह है कि जो पहले की डिस्टेंस है, बड़ी डिस्टेंस, उसको छोटा होना पड़ेगा या फिर समय को तेज होना पड़ेगा, और जो दूसरी डिस्टेंस है, जो छोटी डिस्टेंस है, उसको बड़ा होना पड़ेगा या समय को धीमा होना पड़ेगा मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तभी मुझे ज़मीन पर भी प्रकाश साइमल्टेनियसली आता हुआ दिखेगा और ट्रेन के अंदर उस आदमी के लिए भी साइमल्टेनियसली आता हुआ दिखेगा। तो ये समझ में आ गया कि स्पेस टाइम जो है खेल कर रहे हैं अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। समय और मैग्नीट्यूड दोनों अपने आप को चेंज करते हैं, ये आइंस्टाइन को पता चल गया और हुआ भी ऐसा, क्योंकि लॉरेंट्ज और फिट्जजेराल्ड जैसे कई अदर वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रहे थे, तो वो ये चीज़ का अनुमान लगा लिए थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उनको पता चल गया था कि ये जो समय और स्थान है ये अपने आप को चेंज कर रहा है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और आइंस्टाइन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को उठाया। अब ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? होता क्या, जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट से रिलेटेड इवेंट्स देखेंगे तो नॉर्मल जो ये क्लासिकल फिजिक्स है ये लगने वाली नहीं है, ये न्यूटन फिजिक्स। तो उन्होंने जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बताए हैं, एडिशन वाले, U प्लस जो मैंने बताया था V प्लस W वाले, वो नहीं लगने वाला। तो वहाँ क्या लगने वाला है? तो लॉरेंज ने बताया कि अगर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मान लीजिए K, और उससे किसी इवेंट को देखते हैं और वो इवेंट जो है वो XYZ कोऑर्डिनेट पे हो रहा है और वहाँ पे जो क्लॉक है वो T
से डिनोट कर दिया कि वो मान लीजिए टी समय पे हो रहा है। तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डैश से अगर हम उस इवेंट को देखें और उस इवेंट के एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोऑर्डिनेट्स निकालें और समय निकाले टी डैश, तो उसका एक इक्वेशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया। उस पर उन्होंने इक्वेशंस बनाई जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अब ये इक्वेशंस जो हैं ये बहुत जनरलाइज्ड है। इन्हीं इक्वेशंस का जो है एक फॉर्म है क्लासिकल इक्वेशन। अगर आप इन इक्वेशंस में प्रकाश की जो चाल है वो इनफाइनाइट रख दें तो आपको बेसिक जो मैंने एडिशन वाले बताए थे न्यूटन वाले वो निकल के आ जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये रियल हैं। मतलब अगर आप इससे स्टडी करेंगे तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश की चाल कांस्टेंट रहेगी वैक्यूम में, और आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये भी बनी रहेगी। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो एक मतलब आप बोलिए कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक खोज थी जिससे समय और स्थान जो है एक दूसरे में बंधे हुए हैं और अपने आप को घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिससे प्रकाश की चाल जो है कांस्टेंट वैक्यूम में बनी रहे। तो दोस्तों अभी आप इस इक्वेशन में देखिए, एक हम नॉर्मल इवेंट ले लेते हैं। मान लीजिए प्रकाश की चाल है c, तो x इक्वल टू सी टी हो जाएगा। अब x इक्वल टू सी टी अगर आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो x डैश इक्वल टू सी टी डैश आ जाएगा। मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर x बराबर सी टी है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी x डैश बराबर सी टी डैश आ रहा है। मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रकाश की चाल c निकल के आ रही है। तो ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, ये आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये प्रकाश को लेकर, ऑप्टिक्स को लेकर, ये इसका एक आधार बना। और इसीलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हर जगह नहीं लगती है, छोटी छोटी जगह पे। इसलिए न्यूटन की फिजिक्स आज भी काम करती है। अगर आज इसरो हमारा या फिर नासा हमारा जो काम करता है स्पेस में जाके किसी प्लैनेट पे कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो न्यूटन की फिजिक्स लगती है, क्योंकि वहाँ पे भी हम प्रकाश की चाल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हमारा स्पेसक्राफ्ट भी इतनी चाल नहीं पहुँच पा रहा है कि वहाँ पे ये सब जो इफेक्ट्स हैं ये विजिबल हो जाएं। तो इसलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ पे काम करती है जहाँ पे प्रकाश की चाल या फिर उसका कुछ प्रोपोर्शन हो उस चाल का, तो वो मैग्नीट्यूड हो, तब वहाँ पे वो इफेक्ट दिखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि समय को 4th डायमेंशन क्यों माना गया, क्योंकि समय स्थान के साथ अपने आप को चेंज करता है इवेंट्स के लिए, जिससे प्रकाश की चाल हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समान बनी रहे वैक्यूम में। दोस्तों इस खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल नहीं मिला था, क्योंकि इस खोज में आइंस्टीन और बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक जैसे कि लॉरेंस हो गए, फिट्जू हो गए, फिट्जराल्ड हो गए, मैक्सवेल हो गए, बहुत ढेर सारे लोगों का योगदान है। आइंस्टीन को नोबेल मिला था लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन था, जो वीडियो था, ये आपको समझाना था कि समय कैसे 4th डायमेंशन है, क्योंकि समय स्पेस के साथ इन कारणों से बंधा हुआ है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो में बहुत ढेर सारी नॉलेज मिली होगी। आपका जो कंसेप्ट है समय को लेकर, उसके 4th डायमेंशन होने को लेकर वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स हम साइंस पर, रिलीजन से रिलेटेड बहुत ढेर सारी अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अब मैं यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ। हो सकता है इसके आगे भी और लेक्चर्स आए आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, आगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी लेक्चर ले आएंगे। तो इसीलिए बने रहिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर वीडियोज़ मिल जाए। दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय श्री राम।